हेलो एवरीवन, मैं हूं शिता और आप देख रहे हैं स्टडी कॉमर्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूपीएचईएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2025 एग्जाम के लिए बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के क्वेश्चंस को। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ, नाबार्ड वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर। ऑप्शंस हैं 1935, 1955, 1969 या फिर 1982। नाबार्ड स्टैंड्स फॉर नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये एक ऑल इंडिया डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। ये एक एपेक्स बॉडी है फॉर ओवरऑल सुपरविजन ऑफ आरआरबीज, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स एंड डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल बैंक्स। नाबार्ड एक्ट ये है 1981। नाबार्ड एस्टैब्लिश हुआ था ऑन 12 जुलाई 1982। The NABARD was established on 12th July 1982. इसका हेडक्वार्टर्स है मुंबई में। जो मेन पर्पस है कि नाबार्ड को क्यों स्टैब्लिश किया गया, एक तो ये है कि ये एक एपेक्स बॉडी है जो आरआरबीज को और जो स्टेट कोऑपरेटिव या डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स हैं इनको सुपरवाइज करती। इसके अलावा एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट, क्रेडिट प्लानिंग करना, रीफिनांस, ये सभी क्या है पर्पसेस हैं नाबार्ड को स्टैब्लिश करने के। नाबार्ड इज फुल्ली ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आरबीआई ने एक कमेटी बनाई थी जिसको शॉर्ट में हम कहते हैं क्रैफी कार्ड, CRAFICARD। क्रैफी कार्ड का फुल फॉर्म है कमिटी टू रिव्यू द अरेंजमेंट्स फॉर इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये कमेटी कंस्टिट्यूट की गई थी ये जानने के लिए कि जो इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट है ये रूरल इकोनॉमी को किस तरीके से बूस्टअप कर सकता है। ये जो कमेटी है ये स्टैब्लिश की गई थी ऑन 30th मार्च 1979। श्री बी सेवारमन वाज द चेयरमैन ऑफ दिस कमिटी। नाबार्ड 12 जुलाई 1982, 12 जुलाई 1982 में एग्जिस्टेंस में आई बाय ट्रांसफरिंग द वर्क ऑफ एग्रीकल्चरल क्रेडिट। ये जो फंक्शन है ये पहले आरबीआई का फंक्शन था। 1982 में इस फंक्शन को आरबीआई से ट्रांसफर कर दिया गया टू नाबार्ड। इसके अलावा एग्रीकल्चरल रीफिनांस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, इसका रीफिनांस का जो फंक्शन था ये भी नाबार्ड को ट्रांसफर कर दिया गया था। तो क्वेश्चन हमारा था नाबार्ड वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर, तो ऑप्शन डी या करेक्ट होगा 1982। 12 जुलाई 1982 में नाबार्ड को स्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनएसडीएल डिनोट्स। ऑप्शंस हैं नेशनल सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिट्स एंड लोन्स, नेशनल सिक्योरिटीज डेवलपमेंट लिमिटेड। तो देखिए बी ऑप्शन यहाँ करेक्ट होगा। एनएसडीएल स्टैंड्स फॉर नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। ये एक सेंट्रल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी सिस्टम है। ये एक सब्सिडियरी है। NSDL is a subsidiary of NSE, National Stock Exchange. ये फाउंड किया गया था इन द ईयर 1996। हेडक्वार्टर्स है इसका मुंबई में। ये वन ऑफ द लार्जेस्ट डिपॉजिटरी है वर्ल्ड में। NSDL is one of the largest depository in the world. ये क्या करती है, ये सिक्योरिटीज को हैंडल करती है इन डीमटेरियलाइज्ड फॉर्मेट। It handles securities of Indian securities market in dematerialized form. NSDL के कुछ की फंक्शंस हैं जैसे डीमटेरियलाइजेशन, जो भी फिजिकल सिक्योरिटीज होती हैं उनको ये कन्वर्ट करता है इनटू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। इसके अलावा सेटलमेंट एंड ट्रांसफर, जो भी सिक्योरिटीज होती है ट्रेडिंग के दौरान उनको इजीली ट्रांसफर और सेटलमेंट किया जाता है थ्रू NSDL। डिपॉजिटरी सर्विस, ये इन्वेस्टर्स की जो सिक्योरिटीज है उसका एक डिपॉजिटरी है। कई सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है आपको NSDL, जैसे डीमैट अकाउंट सर्विस, पैन सर्विसेज, परमानेंट अकाउंट नंबर, टैक्स पर्पसेस के लिए इसका मैनेजमेंट करता है।
इसके अलावा गवर्नमेंट रेगुलेशंस से रिलेटेड जो भी सर्विसेज है वो भी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीमैट स्टैंड्स फॉर। ऑप्शंस हैं डिटेल्ड मिनिमम अल्टरनेट टैक्स, डीमटेरियलाइज्ड ऑटोमेशन, डीमटेरियलाइज्ड अकाउंट, डिफॉल्ट मिनिमम अल्टरनेट टैक्स। तो डीमैट स्टैंड्स फॉर डीमटेरियलाइज्ड अकाउंट। ऑप्शन सी यहां करेक्ट होगा। तो डीमटेरियलाइजेशन क्या है? एक प्रोसेस है। डीमटेरियलाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग physical securities. Dematerialization is a process of converting physical securities into electronic form. जो भी फिजिकल सिक्योरिटीज हैं जैसे शेयर सर्टिफिकेट्स हो गए। फिजिकल सिक्योरिटीज का मतलब क्या है? आपके बॉन्ड्स, शेयर सर्टिफिकेट्स, ये सभी क्या है? हमारी फिजिकल सिक्योरिटीज हैं। तो इनको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस होती है इसे ही हम डीमटेरियलाइजेशन कहते हैं। इससे फायदा क्या होता है कि जो रिस्क है लॉस का, थेफ्ट का, डैमेज का, ये सब एलिमिनेट हो जाता है। अगर हमारे पास फिजिकल सिक्योरिटीज है तो लॉस का, चोरी होने का डर हमेशा हमें बना रहता है, एक रिस्क रहता है। तो अगर हम डीमटेरियलाइज फॉर्म में अपनी सिक्योरिटीज को रखते हैं तो ये जो रिस्क होता है ये कम हो जाता है। डीमैट अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं बाय डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स। डीमैट अकाउंट्स आर मेंटेन्ड बाय डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स। इंडिया में दो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स हैं, एक है आपका एनएसडीएल और दूसरा है आपका सीएसडीएल, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड। और ये आपका सीएसडीएल, ये है आपका सेंट्रल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड। ये जो डीमैट अकाउंट है ये प्रॉपर रिकॉर्ड रखता है। इट कीप्स द प्रॉपर रिकॉर्ड ऑफ ऑल द इन्वेस्टमेंट एट वन प्लेस। जो भी इन्वेस्टमेंट्स हैं उनका एक जगह पर प्रॉपर रिकॉर्ड रखता है इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर। अब ये जो हमारा डीमैट अकाउंट है इसके टाइप्स देख लेते हैं, क्या क्या टाइप्स होते हैं। तो डीमैट अकाउंट जो है आपका ये 3 टाइप का होता है। इट्स ऑफ 3 टाइप्स। पहला है आपका रेगुलर डीमैट अकाउंट, दूसरा होता है रिपैट्रिएबल डीमैट अकाउंट और थर्ड है नॉन रिपैट्रिएबल डीमैट अकाउंट। 3 तरीके के आपके 3 टाइप्स ऑफ डीमैट अकाउंट होते हैं। ये जो रेगुलर डीमैट अकाउंट होता है ये होता है आपका इंडियन सिटीजन्स के लिए। दिस इज फॉर इंडियन सिटीजन्स। जो भी इंडियन सिटीजन्स इंडिया में ट्रेड सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं उनके लिए रेगुलर डीमैट अकाउंट होता है। जो इंडिया में रहते हैं, इंडियन सिटीजन्स हु लिव इन इंडिया एंड आर विलिंग टू ट्रेड इन द सिक्योरिटीज विद इन इंडिया, इंडिया के अंदर। दूसरा है रिपैट्रिएबल, ये बेसिकली होता है आपके एनआरआईज के लिए। ये होता है एनआरआईज के लिए जो इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। जो नॉन रिपैट्रिएबल होता है ये भी देखिए एनआरआईज के लिए ही होता है। तो रिपैट्रिएबल और नॉन रिपैट्रिएबल दोनों ही एनआरआईज के लिए होता है, लेकिन जो ये रिपैट्रिएबल होता है ये इनेबल करता है जो एनआरआईज हैं वो मनी को ट्रांसफर कर सकते हैं अब्रॉड। अब्रॉड मनी को ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन नॉन रिपैट्रिएबल जो होता है फंड्स को ट्रांसफर नहीं कर सकते। नो फंड्स कैन बी ट्रांसफर्ड। ये लिंक्ड होता है विथ एनआरओ यानी नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी बैंक, और रिपैट्रिएबल होता है नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल बैंक अकाउंट से लिंक्ड होता है। एनआरई जो बैंक अकाउंट है ये इस तरीके का बैंक अकाउंट है जो नॉन रेजिडेंट इंडियंस एनआरआईज को अलाउ करता है कि वो अपनी फॉरेन अर्निंग्स को इंडियन रुपी में डिपॉजिट कर सकते हैं। और ये जो एनआरओ होता है नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी बैंक अकाउंट,
ये एनआरआईज को अलाउ करता है कि जो उनकी इनकम है इंडिया में, जो वो इनकम अर्न कर रहे हैं उसको वो मैनेज कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईआरडीए वाज फाउंडेड इन द ईयर। ऑप्शंस है 1955, 1969, 1982 या 1999। तो देखिए डी ऑप्शन यहाँ करेक्ट होगा, 1999। IRDA stands for Insurance Regulatory and Development Authority of India. ये एक statutory body है. It has been created by passing act in the parliament. IRDA Act है आपका 1999. इसका हेडक्वार्टर है हैदराबाद में. जो मेन वर्क है IRDA का, regulating and licensing insurance and reinsurance industries in India. IRDA के चेयरपर्सन देबाशीष पांडा. IRDA में टोटल 10 मेंबर्स हैं, जिसमें से आपका चेयरमैन है, फिर हैं 5 फुल टाइम मेंबर्स, 4 पार्ट टाइम मेंबर्स, और ये सभी की जो अपॉइंटमेंट होती है वो होती है बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. इसके अलावा कुछ इन्फॉर्मेशन और जान लेते हैं, जैसे कि IRDA जो स्टैब्लिश हुआ था, ये स्टैब्लिश हुआ था ऑन दी रिकमेंडेशन ऑफ मल्होत्रा कमेटी, और ये कंस्टिट्यूट हुआ इन द ईयर 2000. अप्रैल 2000 में ये कंस्टिट्यूट हुआ था. नेक्स्ट क्वेश्चन है, PMJDY अ फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रोग्राम डिनोट्स. ऑप्शंस हैं प्रधानमंत्री जनधन ईयर, दूसरा है प्रधानमंत्री जनधन योजना, थर्ड है प्रधानमंत्री जन डेवलपमेंट योजना या प्रधानमंत्री जॉब डेवलपमेंट योजना. तो देखिए यहाँ पे सेकंड ऑप्शन बी ऑप्शन सही है, प्रधानमंत्री जनधन योजना. PMJDY का फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री जनधन योजना. ये एक फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रोग्राम है. ये प्रोग्राम आया, ये लॉन्च किया गया ऑन 28 अगस्त 2014 में. ये एक नेशनल मिशन है ऑन फाइनेंशियल इंक्लूजन. फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब होता है इस तरीके के एफर्ट्स करना जिससे जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स या सर्विसेज हैं वो सभी के लिए एक्सेसिबल हो और अफोर्डेबल हो. जहां पर फाइनेंशियल सर्विसेज नहीं पहुंच पाती, जहां फॉर्मल फाइनेंशियल सर्विसेज नहीं पहुंच पाती, जैसे कि रूरल एरियाज हैं, वहां पर फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को एक्सेसिबल बनाना और अफोर्डेबल बनाना. जो भी फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, जैसे कि बेसिक सेविंग अकाउंट हो गया, इंश्योरेंस है, पेंशन है, ये जो भी वीकर और लोअर इनकम ग्रुप्स हैं उन तक इन सबको पहुंचाना. प्रधानमंत्री जनधन योजना ऑल्सो प्रोवाइड्स रुपे कार्ड विद इनबिल्ड इंश्योरेंस कवर ऑफ ओवर 1 लाख. इसका मोटो है मेरा खाता भाग्य विधाता. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. ETF स्टैंड्स फॉर. ऑप्शंस हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड फंड्स, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, एक्सचेंज टैरिफ फंड या इलेक्ट्रॉनिक टेलर फंड्स. देखिए बी ऑप्शन करेक्ट होगा. ETF स्टैंड्स फॉर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स. ETFs क्या है? ये आपके इन्वेस्टमेंट फंड्स हैं. दीज आर सॉर्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट फंड्स जो कि ट्रेड होते हैं इन स्टॉक एक्सचेंजेस. इनको स्टॉक एक्सचेंजेस में ट्रेड किया जाता है. जैसे हम स्टॉक्स को ट्रेड करते हैं वैसे एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स को भी हम ट्रेड करते हैं इन द स्टॉक एक्सचेंज. इसमें डाइवर्स पोर्टफोलियोज होती हैं आपकी, डाइवर्स पोर्टफोलियोज ऑफ एसेट्स, जैसे कि स्टॉक्स, बॉन्ड्स, कमोडिटीज या इन सब का कॉम्बिनेशन. ये थ्रू आउट द डे स्टॉक एक्सचेंजेस में ट्रेड किए जाते हैं एट मार्केट प्राइस. कुछ फीचर्स देख लेते हैं. पहला है डाइवर्सिफाई. ETF वाइड रेंज ऑफ एसेट्स प्रोवाइड करता है. दूसरा है लिक्विडिटी. ETFs चूंकि स्टॉक एक्सचेंजेस में ट्रेड किए जाते हैं इसलिए हम इनको खरीद बेच सकते हैं थ्रू आउट द डे एट मार्केट प्राइसेस.
नेक्स्ट है लोअर कॉस्ट। ETF जनरली लोअर कॉस्ट होता है इनका। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ETF के, दैट इज एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है MPC स्टैंड्स फॉर। ऑप्शंस है मनी पॉलिसी कमिटी, मेंबर पॉलिसी कमिटी, मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी या मॉनेटरी पब्लिक कमिटी। तो थर्ड ऑप्शन यानी सी ऑप्शन यहाँ करेक्ट होगा। MPC स्टैंड्स फॉर मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी। मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी एक कमिटी है विद इन सेंट्रल बैंक। इंडिया में सेंट्रल बैंक है आपका RBI। इस कमेटी का मेन काम होता है फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। जो भी मॉनेटरी पॉलिसीज बनाई जाती हैं और उनको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा, ये सभी काम जो होता है वो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी देखती है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि जो इकोनॉमी है उसमें प्राइस स्टेबिलिटी मेंटेन की जा सके और इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके। क्या क्या रोल्स हैं इसके? इंटरेस्ट रेट्स को सेट करती है, इन्फ्लेशन टारगेटिंग, किस तरीके से इन्फ्लेशन को कम किया जाए, प्राइस स्टेबिलिटी लाया जाए। इसके अलावा इकोनॉमिक असेसमेंट करता है और पॉलिसीज बनाता है एंड पॉलिसी अनाउंस करता है, पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कराता है। इंडिया में MPS इंटरेस्ट रेट्स को फिक्स करता है, सेटिंग अप ऑफ इंटरेस्ट रेट्स। दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ MPS। MPS की जो मीटिंग होती है वो एक साल में कम से कम 4 बार होती है। एक क्वार्टर में कम से कम एक बार मीटिंग होनी चाहिए। जो ये MPC है इसका जो ओरिजिन है ये आता है आपका सेक्शन 45ZB से ऑफ RBI एक्ट 1934, अमेंडमेंट इन 2016। तो ये जो आपका मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी है ये आती है थ्रू सेक्शन 45ZB ऑफ RBI एक्ट 1934। इसके थ्रू क्या होता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो एम्पावर करती है एक MPC बनाने का, जिसमें टोटल 6 मेंबर्स होते हैं। सबसे पहला मेंबर है आप RBI गवर्नर, डेप्यूटी गवर्नर इन चार्ज ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। थर्ड है एन ऑफिसर ऑफ द बैंक जो कि नॉमिनेट होता है, नॉमिनेटेड बाय सेंट्रल बोर्ड। इसके अलावा 3 persons who are appointed by central government. Next question है the committee appointed by SEBI in the year 2003 for suggesting how best to further improve corporate governance practices was. Options हैं National Committee on Corporate Governance, दूसरा है द कुमार मंगलम बिरला कमिटी, थर्ड है द अंबानी कमिटी और फोर्थ है द नारायण मूर्ति कमिटी। तो देखिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस से रिलेटेड सेबी ने जो 2003 में कमेटी बनाई थी, कमेटी अपॉइंट की थी, वो है आपकी द नारायण मूर्ति कमेटी। तो ऑप्शन डी यहाँ करेक्ट होगा, द नारायण मूर्ति कमेटी। ये कमेटी बनाई गई थी ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ श्री NR नारायण मूर्ति। तो देखिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस की जरूरत क्यों पड़ी? बिकॉज स्टैंडर्ड्स बनाए गए थे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और अकाउंटेबिलिटी से रिलेटेड, उसको जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं या मैनेजमेंट है उसको पूरा नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स को हैवी लॉसेस हो रहे थे, जिसके लिए जरूरी था कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस हो। कॉर्पोरेट गवर्नेंस का क्या मतलब है? तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक ऐसा सिस्टम है रूल्स, प्रैक्टिसेस और प्रोसेसेस का, जिसके थ्रू कंपनी को डायरेक्ट और कंट्रोल किया जाता है। ये इंश्योर करता है, जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है इंश्योर करता है कि कंपनीज अकाउंटेबल और ट्रांसपेरेंट हो टू द स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स कौन कौन से हो गए? शेयर होल्डर्स है, मैनेजमेंट है, एम्प्लॉय है, कस्टमर्स हैं और पब्लिक। तो इसी के लिए एक कमिटी बनाई गई थी, नारायण मूर्ति कमिटी, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ श्री NR नारायण मूर्ति, जो सेबी ने बनाई थी इन द ईयर 2003। इस कमिटी के कुछ रिकमेंडेशंस थे। पहला रिकमेंडेशन था कि जो ऑडिट कमिटीज हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को सही किया जाए, उनको सही किया जाए, उसको स्ट्रेंथन किया जाए।
तो कम से कम एक ऐसा मेंबर जरूर हो जो कि फाइनेंशियली उसको नॉलेज हो, फाइनेंस की उसको नॉलेज हो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की नॉलेज हो। फिर नेक्स्ट है आपका ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी कैसे आएगी? जो डिस्क्लोजर्स हैं ट्रांजैक्शन से रिलेटेड, उसको करके हम ट्रांसपेरेंसी ला सकते हैं। जैसे कि कैपिटल कहाँ लग रहा है, सेल्स से रिलेटेड ट्रांसपेरेंसी, मार्केटिंग से रिलेटेड। इसके अलावा रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए। कंपनी को क्या क्या बिजनेस रिस्क होंगे इसको एसेस करना चाहिए और डिस्क्लोज करना चाहिए जो भी एनुअल रिपोर्ट्स होंगी उसमें। नेक्स्ट है कोड ऑफ कंडक्ट। जितने भी बोर्ड मेंबर्स हैं या सीनियर मैनेजमेंट है उनके लिए कोड ऑफ कंडक्ट बनाया जाना चाहिए जो वो फॉलो करें। तो मेनली जो रिकमेंडेशंस इस कमिटी ने दी थी उसका मेन एम ये था कि इंडियन इन्वेस्टर्स को इंडियन मार्केट को प्रोटेक्ट करने के लिए ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी मेंटेन की जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसबीआई वाज एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर? ऑप्शंस हैं 1935, 1955, 1964 और 1969। तो यहाँ पे देखिए सेकंड ऑप्शन, ऑप्शन बी करेक्ट होगा 1955। एसबीआई वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1955। एसबीआई क्या है आपका? ये एक आपकी मल्टीनेशनल पब्लिक सेक्टर बैंक है। मल्टीनेशनल पब्लिक सेक्टर बैंक है, इसका हेडक्वार्टर है आपका मुंबई में। एसबीआई आपका 48th लार्जेस्ट बैंक है इन द वर्ल्ड। रिसेंट में 2024 में आरबीआई वाज रैंक्ड 178th position in Fortune Global 500 लिस्ट। ये लिस्ट है लिस्ट ऑफ वर्ल्ड्स बिगेस्ट कॉरपोरेशंस। अब एसबीआई की अगर हम हिस्ट्री की बात करें कि किस तरीके से एसबीआई एग्जिस्टेंस में आया, तो सबसे पहले देखिए 3 प्रेसिडेंसी बैंक्स हुआ करते थे। पहला था आपका बैंक ऑफ कैलकाटा, ये बना था 2 जून 1806 में। दूसरा है आप बैंक ऑफ बॉम्बे, ये स्टैब्लिश हुआ था 15 अप्रैल 1840 में। और थर्ड बैंक था बैंक ऑफ मद्रास, ये स्टैब्लिश हुआ था 1 जुलाई 1843 में। तो 3 प्रेसिडेंसी बैंक्स थे, बैंक ऑफ कैलकाटा, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास। ये तीनों बैंक्स अमलगमेट हुए एंड ऑन 27th January 1921 they were amalgamated and named as the Imperial Bank of India। तो 1921 27 जनवरी 1921 को जो 3 प्रेसिडेंसी बैंक्स थे ये अमलगमेट हुए और नया बैंक बना द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था ये एक जॉइंट स्टॉक कंपनी थी, लेकिन इसमें गवर्नमेंट पार्टिसिपेशन नहीं था। एसबीआई एक्ट बनाया गया 1955 जिसमें आरबीआई ने जो कंट्रोल था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का वो अपने अंडर ले लिया और 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया चेंज्ड इनटू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। थोड़े और फैक्ट्स अगर हम देखें एसबीआई से रिलेटेड, तो एसबीआई के 17 रीजनल ऑफिसेज हैं, 191 ओवरसीज ऑफिसेज हैं जो आपकी ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, बोत्सवाना, बहरीन इन सब जगहों पे सिचुएटेड है। एसबीआई के 5 एसोसिएट बैंक्स हैं, ये पांचों 1 अप्रैल 2017 में मर्ज हो गए विद एसबीआई। एसबीआई के साथ मर्ज हो गए इसके 5 एसोसिएट्स प्लस भारतीय महिला बैंक। 5 एसोसिएट्स जो जो हैं वो हैं आपका स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ ट्रावनकोर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला और स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद। सो एसबीआई वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1955। तो सेकंड ऑप्शन यहां पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज द मेन प्रमोटर ऑफ क्रिसिल।
ऑप्शन है आरबीआई, आईडीबीआई, आईसीआईसीआई या फिर एसबीआई। तो देखिए थर्ड ऑप्शन सी ऑप्शन यहाँ करेक्ट होगा, आईसीआईसीआई। क्रिसिल का मेन प्रमोटर जो है वो है आईसीआईसीआई और यूटीआई। क्रिसिल स्टैंड्स फॉर क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये एक इंडियन एनालिटिकल कंपनी है जो कि रेटिंग प्रोवाइड करती है, रिस्क एंड पॉलिसी एडवाइजरी सर्विसेज देती है, प्लस रिसर्च करती है। क्रिसिल इज अ सब्सिडियरी ऑफ एन अमेरिकन कंपनी दैट इज S&P ग्लोबल। S&P ग्लोबल जो अमेरिकन कंपनी है, क्रिसिल उसकी सब्सिडियरी है। क्रिसिल का हेडक्वार्टर है आपका मुंबई में और इसके CEO हैं अमीश मेहता। क्रिसिल फर्स्ट क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है इंडिया की, जो कि आई थी आपकी 1988 में। इंट्रोड्यूस किया गया था बाय आईसीआईसीआई एंड यूटीआई। ईयर 2005 में इट वाज अक्वायर्ड बाय S&P ग्लोबल। 2005 में S&P ग्लोबल ने जो क्रिसिल है इसको एक्वायर कर लिया था। एट प्रेजेंट अप्रैल 2024 में क्रिसिल को सेबी से अप्रूवल मिला है फॉर ESG स्कोरिंग। तो जो क्रिसिल है ये इवेल्युएट करती है इन्वायरमेंटल, सोशल और गवर्नेंस फैक्टर्स को फॉर इन्वेस्टर्स एंड कॉर्पोरेट्स। यानी कि जो ये ESG है ये एक मेथड है कंपनीज की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करने के लिए। एनवायरमेंटल जो क्राइटेरिया है इसमें आता है कंपनी का इम्पैक्ट ऑन एनवायरमेंट, जैसे कि कार्बन एमिशन हो गया, रिसोर्स यूसेज, वेस्ट मैनेजमेंट, इन सब का। नेक्स्ट है सोशल। सोशल का मतलब है कि ये इवेल्युएट किया जाता है कि कंपनी अपने एम्प्लॉयज, सप्लायर, कस्टमर्स इनसे किस तरीके से अपने रिलेशनशिप को मेंटेन करती है। और लास्ट है गवर्नेंस। गवर्नेंस का मतलब है कि कंपनी की किस तरीके की लीडरशिप है, कैसा ऑडिट कराती है, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कैसा है, इन सब को असेस किया जाता है। यानी कि जो मैनेजमेंट या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है इनकी एफिशिएंसी को असेस किया जाता है अंडर गवर्नेंस क्राइटेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है ECS डिनोट्स। ऑप्शंस हैं इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक चैनल सिस्टम या फिर इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सर्विस। तो डी फोर्थ ऑप्शन यहाँ करेक्ट होगा, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सर्विस। ECS क्या है? ये आपका एक इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑफ पेमेंट है, रिसिप्ट ऑफ ट्रांजेक्शंस। ये ऐसे ट्रांजैक्शंस होते हैं जो कि रेपिटेटिव होते हैं नेचर में और पीरियोडिक होते हैं। रेगुलर बेस पे होते हैं और रेपिटेटिव नेचर के जो ट्रांजैक्शंस होते हैं वो आपका ECS के अंडर आते हैं। ECS का यूज किया जाता है बल्क में पेमेंट्स करने के लिए। ECS is used for making bulk payments, जैसे डिविडेंड का डिस्ट्रीब्यूशन करना हो गया, इंटरेस्ट देना हुआ, सैलरी देना हुआ, ये सभी चीजें जो हैं जो बल्क में पेमेंट किया जाता है ये आपका इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सर्विस के अंडर में आता है। ट्रांजैक्शंस अंडर ECS आर प्रोसेस्ड अंडर नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस NACH। ये जो NACH है ये आपका ऑपरेट होता है बाय NPCI, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है वेरिएंट्स ऑफ ECS। तो दो वेरिएंट्स होते हैं, ECS क्रेडिट और दूसरा होता है ECS डेबिट। क्रेडिट का मतलब क्या है? बल्क पेमेंट्स टू बेनिफिशियरीज। जब बल्क पेमेंट करना होता है तो उसको हम ECS क्रेडिट कहते हैं। जैसे कंपनी को अगर सैलरी देनी है, कंपनी को अगर सैलरी देनी है तो यहाँ क्या होगा, इंडिविजुअल को चेक देने के बजाय वो ECS क्रेडिट में ट्रांसफर कर देंगे सैलरी को डायरेक्टली एम्प्लॉय के बैंक अकाउंट में। वहीं पे जो ECS डेबिट है इसका मतलब होता है कि जब पेमेंट्स आर कलेक्टेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम कस्टमर्स। जैसे मान लीजिए वाटर सप्लायर कंपनी है, उसको पैसा कलेक्ट करना है तो वो क्या करती है कि ECS डेबिट के थ्रू डायरेक्टली जो कंज्यूमर का अकाउंट होता है उसको डेबिट कर देती है और कलेक्टेड अमाउंट को जो अपना अकाउंट होता है उसको
क्रेडिट कर देती है। तो ये था आपका इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सर्विस। नेक्स्ट क्वेश्चन है IMPS डिनोट्स। ऑप्शंस हैं इंटरनेशनल मनी पेमेंट सिस्टम, इमीडिएट पेमेंट सर्विस, इंटरमीडिएट पेमेंट सिस्टम या इंडियन मनी पेमेंट सिस्टम। तो देखिए सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। IMPS स्टैंड्स फॉर इमीडिएट पेमेंट सर्विस। ये क्या है, आपका एक इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम है जिसमें इंटर बैंक ट्रांजेक्शन्स पॉसिबल है। इंटर बैंक हम फंड्स को ट्रांसफर कर सकते हैं, ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉनिकली। ये आपको 24/7 सर्विस प्रोवाइड करता है, बैंक हॉलीडेज इंक्लूडेड है इसमें। फाउंडेड ऑन 22 नवंबर 2010। ये रियल टाइम फंड ट्रांसफर करता है यूजिंग मोबाइल फोन्स, नेट बैंकिंग, ATMs। जो ट्रांजैक्शन रहता है वो सिक्योर रहता है, इनक्रिप्टेड रहता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपको रात को अचानक से अर्जेंटली अपने भाई या बहन को पैसा ट्रांसफर करना है तो IMPS के थ्रू हम डायरेक्टली मोबाइल ऐप से, बैंक के मोबाइल ऐप से पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं और इंस्टेंटली वो ट्रांसफर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है IDBI was established in the year। ऑप्शंस है 1955, 1964, 1969 या फिर 1980। IDBI stands for इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसको 7 मई 2008 से हम जानते हैं एज IDBI बैंक लिमिटेड। ये एक शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक है अंडर द ओनरशिप ऑफ LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एस्टैब्लिश किया गया था इन द ईयर 1964, होली ओन्ड सब्सिडियरी ऑफ RBI। एस्टैब्लिश्ड हुआ 1 जुलाई 1964। IDBI फर्स्ट बैंक था इंडिया में ATM इंट्रोड्यूस करने वाला। इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है। कई तरीके की सर्विसेज देता है IDBI, जैसे सेविंग बैंक अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट्स, लोन्स, क्रेडिट कार्ड्स। इसके अलावा कैश मैनेजमेंट सर्विसेज, किसान क्रेडिट कार्ड, फॉरेक्स सर्विसेज, डिजिटल बैंकिंग सर्विसेज देता है जैसे कि इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, ATM सर्विसेज। ये सभी सर्विसेज IDBI प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है IFCI स्टैंड्स फॉर। ऑप्शंस है इंडियन फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, दूसरा है इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, थर्ड है इंडियन फाइनेंस कंपनी ऑफ इंडिया या फिर इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ करेक्ट होगा, IFCI स्टैंड्स फॉर इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये स्टैब्लिश हुआ था इन द ईयर 1948। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है आपका IFCI, established through Industrial Finance Corporation Act 1948। इसका रिकंस्टिट्यूशन हुआ था इन द ईयर 1993 एज पब्लिक लिमिटेड कंपनी अंडर कंपनीज एक्ट 1956। और जो इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन एक्ट था इसको हटा दिया गया था। इनिशियली ये RBI की सब्सिडियरी थी, अब ये एक पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नाउ इट इज अ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। IFCI मीडियम और लॉन्ग टर्म लोन्स प्रोवाइड करता है टू वेरियस सेक्टर्स इंक्लूडिंग मैन्युफैक्चरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। इसके अलावा लार्ज स्केल प्रोजेक्ट जैसे कि रोड्स, एयरपोर्ट्स, रियल एस्टेट, इन सब के लिए भी फाइनेंस प्रोवाइड करता है। IFCI एक्ट्स एज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एजेंसी। इसके अलावा फाइनेंशियल एडवाइजरी भी प्रोवाइड करता है। तो IFCI स्टैंड्स फॉर इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अगर आप हमारे लेक्चर्स के फ्री PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी या फिर इस QR कोड को स्कैन करके भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने पढ़ा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के क्वेश्चंस जो कि UPSC असिस्टेंट प्रोफेसर 2025 एग्जाम के लिए हैं। होपफुली ये चीजें आपको समझ में आई होंगी।
थैंक यू।